माननीय सदस्य श्री अनुराग ठाकुर जी। धन्यवाद सभापति महोदय। आपने मुझे इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड संशोधन विधेयक 2025 पर अपनी बात रखने की अनुमति दी। इसके लिए मैं अपने सदन के नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं, और इसलिए भी आभार प्रकट करता हूं कि ये संशोधन एक बहुत महत्वपूर्ण है और जो रिफॉर्म एक्सप्रेस पिछले 2014 से लेकर 2026 तक लगातार मोदी जी के नेतृत्व में चली है, इस विधेयक के बाद इस रिफॉर्म एक्सप्रेस को और तेजी मिलेगी और भारत की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी, भारत के उद्योग जगत को भी बल मिलेगा। माननीय सभापति जी, आसन पर आप हैं, महिला हैं, पहले वाली स्पीकर भी महिला थी, और फाइनेंस बिल पास होने के बाद जब कम सदस्य सदन में हैं उसके बावजूद महिला सांसद यहाँ पर सभी उपस्थित हैं। ये परिदृश्य दिखाता है कि महिलाएं सदन के प्रति कितना गंभीर है। जो हमारे साथी सांसद हैं, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 33% आरक्षण नारी शक्ति बंधन मिल के माध्यम से देने का प्रयास किया है। आज जब मैं इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल 2025 पर कह रहा हूं, तो सरकार के काम को समझने के लिए एक बहुत सुंदर और याद रखने की एक तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, एंड आई कोट, कि भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस लगातार गति पकड़ रही है। ये एनडीए सरकार के समग्र निवेश और मांग आधारित नीतियों से चल रही है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव हो, डिजिटल पब्लिक गुड्स हो या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो। हम समृद्ध भारत का सपना पूरा करेंगे। सभापति महोदय, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड ने बहुत कुछ पिछले लगभग 11 वर्षों में हासिल किया है। उस पर आने से पहले 11 साल पहले तस्वीर क्या थी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। भारत एक ऐसा देश था आज से 11 साल पहले दुनिया में, जब डिफॉल्टर्स के पास तो सारी शक्ति थी, लेकिन ऋण दाताओं के पास केवल आशा ही थी। आज भारत एक ऐसा देश है आईबीसी आने के बाद, जहां ऋण दाताओं के पास कानून है, रेगुलेटर है, न्यायपालिका है और एक सशक्त बैंकिंग व्यवस्था है। ये परिवर्तन टूटे हुए शक्ति समीकरण का पूरा उलटफेर करके आज मोदी सरकार के द्वारा सबसे बड़ी आर्थिक शासन उपलब्धि है। और आज हमारे सामने जो संशोधन है, मैं आपके माध्यम से कह सकता हूं, ये इस परिवर्तन को एक लॉजिकल कंप्लीशन की ओर ले जाने का काम करेगा। कुछ नजर आंकड़ों पर मार ली जाए, वैसे तो जो कांग्रेस की स्पीकर बोल के गई, नियम अनुसार अपना भाषण देने के बाद अगले स्पीकर तक बैठना चाहिए। अब दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस में जो इनके खुद के नेता हैं, वो भी भाषण दे के नहीं बैठते हैं, वो भी चले जाते हैं। मैं जावेद जी की पीड़ा समझता हूं। ये अविश्वास प्रस्ताव तो लेकर आए थे, लेकिन इनको ही बोलने का मौका इनकी पार्टी ने नहीं दिया। बड़ा अन्याय आपके साथ किया था, बहुत अन्याय किया आपके साथ, लेकिन ये नियम है। और जो नियम सदन के, मैं आपको केवल वो याद करवा रहा हूं, क्योंकि कुछ बातें वो माननीय सांसद यहां पर कह के मैं उस पर चर्चा जरूर करूंगा। आईबीसी पे मैं आता हूं। माननीय सभापति जी, ये आंकड़े देख के पता चलेगा कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड कितना प्रभावशाली है। लगभग 8,654 कॉर्पोरेट डेटर्स को सीआईआरपी के माध्यम से इसका निपटारा किया गया। 6,761 मामलों का निपटारा सीधे हुआ, और इसके अलावा जो 1,300 रिजॉल्व हुए जो रेजोल्यूशन प्लान के थ्रू, और रिकवरी कितनी हुई, 4 लाख करोड़ रुपए की रिकवरी आईबीसी एक्ट आने के बाद हुई है। लिक्विडेशन वैल्यू का 170% मिला है,
और फेयर वैल्यू का 94% मिला है। 2430 अपील, समीक्षा, समझौते वापस लेने के माध्यम से बंद हुए और जो रेजोल्यूशन टू लिक्विडेशन रेशियो है इसमें भारी सुधार हुआ है। 2018 तक मात्र 20% था, अब ये बढ़कर 91% हुआ है। बहुत बड़ी छलांग यहां पर लगी है। यहां पे कंपनियों को खत्म करने की बजाय बचाने और आगे बढ़ाने का काम हुआ। अगर मैं पुराने मामलों की बात करूं तो 40% रिजॉल्व सीआरपी जो कंपनीज हैं जो पहले बीआईएफआर में चले गई थी और डिफंक्ट हो चुकी थी, ऐसे कि जिनकी संपत्तियां एक तरह से पूरी तरह से खत्म हो गई थी, क्रेडिटर्स ने उसमें भी रिकवरी 18.91% तक की, जिसकी लिक्विडेशन वैल्यू 152% उसका वसूल किया गया। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मैं कहना चाहता हूं आईबीसी केवल पैसे की वसूली नहीं है, ये कंपनी का पुनरुद्धार करने का कार्य भी हुआ है। ऐसे व्यवसायों को फिर से जीवंत करने का जो अन्यथा गायब हो जाती है, बंद हो जाती है, वो किया गया। सो आईबीसी इज नॉट जस्ट रिकवरिंग मनी, इट इज रिसरेक्टिंग कंपनीज। हमने जो विरासत में क्या पाया वो भी बताना जरूरी है विपक्ष को। भारत का आईबीसी से पहले का दिवालियापन का परिदृश्य क्या है? सभापति महोदय, हमने भारत के आर्थिक इतिहास के उस अध्याय को फिर से देखना होगा जो इससे पहले था, और ये कोई गर्व करने वाला अध्याय नहीं था। ये एक सिस्टमैटिक फेलियर आप हमें देकर गए थे। इंस्टीट्यूशनल पैरालिसिस था, पॉलिसी पैरालिसिस तो था ही, और इनजस्टिस एट इंडस्ट्रियल स्केल था। 2016 से पहले भारत का दिवालियापन ढांचा एक ढांचा नहीं था, एक विरोधाभासी कानूनों, दोहराए जाने वाले तंत्रों और प्रतिस्पर्धा अधिकार क्षेत्रों का एक संग्रह था, जिसमें से निकलता कुल नहीं था। कुल मिला के एक ही आवाज हर कानून से निकलकर आती थी, और वो आवाज थी डिले, यानी कि देरी ही होती थी और कुछ नहीं होता था। अगर मैं क्या क्या कानून थे? सीका था, यानी कि जिसमें यूनिट को सिक घोषित करने का होता था, फिर बीएफआईआर था, डीआरटी था, सरफेसी था। इस तरह से अलग अलग लोक अदालत से लेकर अन्य कई तरह के कानून थे। लेकिन रिकवरी क्या होती थी? आप एक बार आंकड़े देखिए। सीका में जब एक बार सिक घोषित कर दिया जाता था तो उसको बीआईएफआईआर में भेज दिया जाता था, और बीआईएफआर को पुनर्वास प्रस्तावों की जांच करनी थी, या तो कंपनी को पुनर्जीवित करना था या फिर उसको बंद करने की सिफारिश करनी थी। इसी में 7-7 साल लगा देते थे, और कंपनियों ने तो ढूंढ लिया था कि उनको तो एक आश्रय मिल गया था कि मालिक बन के रहना है, बैंक का पैसा, क्रेडिटर का पैसा नहीं देना, केवल बीआईएफआईआर तक ले जाओ, खुद बैठे रहो, सैलरी भी लो, इंसेंटिव भी लो, मजे भी करो, और ऋण दाताओं के पैसे मत वापस करो। ये यूपीए की सरकार को और कांग्रेस का देन था। कई सालों तक कार्रवाई चलती थी, 7-7 साल तक बीएफआईआर में औसतन कुछ नहीं निकलता था। संपत्तियां खराब हो जाती थी, कर्मचारियों को नुकसान होता था, बैंकों के ऋण के बाद भी कुछ नहीं मिलता था, और बट्टे खाते डालकर बोझ करदाताओं पर डाल दिया जाता था। और बीएफआईआर जब कह देती थी अच्छा इस कंपनी को बंद करना है, तो कोर्ट में जाना पड़ता था। और भारत के कोर्ट्स का तो आप हाल देखते हैं, हमारे न्यायाधीश कितना काम करते हैं, कितना उनके ऊपर बोझ है, और कितने पेंडिंग मामले उनके ऊपर हैं, और यहाँ पर और मामले उनके पास जाते थे, और वहाँ पे क्या होता था, 10-15 साल और लगते थे, बैंकों को पैसा नहीं मिलता था, और कंपनी वाले मौज करते थे। और वापस क्या मिलता था? जब लिक्विडेटर ने अंततः संपत्ति को बेचने के लिए कहा, तो मिलता था मूल मूल्य का एक अंश, सड़ी गली मशीनरी, समाप्त अनुबंध, चले गए कर्मचारी, और बची खरी जो साख बचती थी, थोड़ी बहुत गुडविल, वो बचती मिलती थी। डीआरटी के माध्यम से क्या हुआ? डीआरटी में तो अगर 100 रुपये देते थे तो 25 रुपये मुश्किल से वापस मिलता था। सरफेसी आया तो उससे में भी थोड़ा बहुत उससे बेहतर रिकवरी होनी शुरू हुई, लेकिन कुछ नहीं मिल पाता था। तो 2016 से पहले का जितना भी काम हुआ उसमें क्या था? अर्थशास्त्रियों की भाषा में कहें तो उसको कहते थे एवरग्रीनिंग, यानी कि बैंकों द्वारा बार बार खराब ऋणों को रोल करते रहना, एवरग्रीन करते रहना। और ये मानक संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करने का ये आरबीआई ने कह दिया था। नुकसान की पहचान को स्थगित कर देना,
प्रमोटरों को अपनी कंपनियों में पैसे लेते रहने देना, बैंकों का कभी एसेट क्वालिटी रिव्यू करते ही नहीं थे। अगर एसेट क्वालिटी रिव्यू करने का निर्देश किसी ने दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद दिया और बही खाते सही करने का काम दिया। ये तो पीएसयूज के नाम पे पैसा लेके अपना फाइनेंशियल डेफिसिट जो है, फिस्कल डेफिसिट जो है, उसको ठीक करने की बात करते थे। फर्जीवाड़ा करती थी यूपीए की सरकारें, कांग्रेस की सरकारें। और मैं यहां पे माननीय सभापति जी कहना चाहता हूं बड़ी गंभीरता के साथ, जब ये एसेट क्वालिटी रिव्यू बैंकों का हुआ तो ग्रॉस एनपीए फाइनेंशियल ईयर 2018 में 11.25% तक पहुंच गया। 10,35,000 करोड़ से ज्यादा के बैड लोन थे। लेकिन मोदी सरकार ने ईमानदारी के साथ काम किया। 4R रिफॉर्म्स हम लेकर आए और उस 4R रिफॉर्म्स को हमने रिकॉग्निशन, रेजोल्यूशन, रिकैपिटलाइजेशन और रिफॉर्म्स, इसके माध्यम से सुधार किया। और आज मैं कहना चाहता हूं, जो उस समय 12 में से 11 पब्लिक सेक्टर बैंक पीसीए फ्रेमवर्क में थे, आज 12 के 12 पब्लिक सेक्टर बैंक मुनाफे में हैं और लगभग सालाना 2.25 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा आज भारत के सरकारी बैंक कमा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी की सरकार की नीतियों के कारण कमा रहे हैं। यही नहीं सभापति महोदय, ये जो ग्रॉस एनपीए है, आप एक बार थोड़ी नजर थोड़ा पीछे डालेंगे। जब 2004 में अटल जी की सरकार बनी तो उससे पहले 16% के लगभग ग्रॉस एनपीए था। उसको कम करके अटल जी की सरकार 7.8% पर लेकर आई। ये कांग्रेस की सरकार जाते जाते 12.3% पर छोड़कर गई। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में उसको कम करके 2.3% कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी है। एक के बाद दूसरा काम हमने ऐसा किया है। आईबीसी के माध्यम से क्या रिकवरी हुई, डीआरटी से क्या थी? डीआरटी में मुश्किल से 10% रिकवरी थी, सरफेसी में 20% थी। और आईबीसी का कानून जब हम लाए तो 50% से ज्यादा की रिकवरी हमने करके दिखाई। ये बैंकों का पैसा वापस दिलाया है। यही नहीं, ऐसी अनेक उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहूंगा। माननीय सभापति जी, ये जो आईबीसी कोड के संशोधन पर जो हम बहस कर रहे हैं, ये रिफॉर्म एक्सप्रेस को बढ़ाने वाला एक शक्तिशाली इंजन है। ये क्रेडिट अनुशासन का इंजन है, मूल्य अधिकतम करने का इंजन है, निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने का इंजन है, आर्थिक न्याय का इंजन है। और इस महान विधेयक की बात करने से पहले मैं दिल से एक कर्तव्य निभाना चाहता हूं कि जो लोकसभा की चयन समिति है, जो सिलेक्ट कमेटी है, उसके चेयरमैन जय पांडा जी, उनके सभी सदस्यों का मैं आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने विधेयक की हर धारा, हर लाइन, हर शब्द को ध्यान से देखा और ऐसी रिपोर्ट दी है जिस पे पूरे सदन को गर्व होगा। मैं कमेटी के सभी सदस्यों को जो अलग अलग राजनीतिक दलों के हैं, उनको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। रिफॉर्म एक्सप्रेस 10 साल की यात्रा क्या है? इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड एक शक्तिशाली नए इंजन को ऐसी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मोदी जी की सरकार आने के बाद हमने बहुत सारे रिफॉर्म्स लेकर आए। 1600 से ज्यादा पुराने कानून जो अंग्रेजों के समय के थे, हमने उनको खत्म किया, जो इररेलेवेंट थे, आर्काइक क्लॉज जो थे। नए कानून भी हमने बनाए, जैसे वन नेशन वन टैक्स हो, जीएसटी हो, धारा 370-35 को खत्म किया। आज कश्मीर में 24 घंटे तिरंगा झंडा लहराता है और लाल चौक पर भी लहराता है, तो हमारी सरकार ने करके दिया। और यही नहीं, आज जीएसटी जैसा कानून हो, हमारा नया इनकम टैक्स के कानून हो, ये सारे मोदी सरकार ने किए। और हमारा डिजिटल करंट जो डिजिटल इंडिया का है, यूपीआई, जनधन, आधार, दुनिया का सबसे उन्नत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी सरकार ने बनकर तैयार किया है। सड़कें हो, रेलवे हो, हाईवे हो, बंदरगाह हो, इन सब पर हमने काम किया है। मैन्युफैक्चरिंग में पब्लिक हमने जो पीएलआई स्कीम लेकर आए हैं, उससे हमारी मैन्युफैक्चरिंग को बल मिला है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। और जो हमने रिफॉर्म्स लेकर आए, ये तो हमें
सड़ी गली अर्थव्यवस्था देकर गए थे, फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में छोड़कर गए थे। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार अच्छे काम के कारण भारत को दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाकर रखा है। हमने भारतीय न्याय संहिता हो, ऐसे अन्य कानूनों को हमने लेकर आए। हमने एक ऐसे बिल्स लेकर आए, बार बार एक ऐसे रिफॉर्म्स लेकर आए जिससे कामकाज में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में और ईज ऑफ लिविंग में बहुत बढ़ोतरी हुई। हमारी रैंकिंग तो बड़ी बड़ी, व्यापार भी बढ़ा है और हमारी निवेश भी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ी। हमारे पास जो विदेशी पूंजी निवेश है वो भी बढ़ा। हमारे पास जो देश में सोने का भंडार है वो भी बढ़ा। तो आप किसी भी तरह से तुलना करेंगे वो बड़ा है। और जो कांग्रेस की माननीय सांसद यहां पे कह रही थी कि किसानों के लिए क्या किया, मैं यही कहूंगा, आप तो झूठे वायदे करते रहे। किसानों को सम्मान देने का काम किया और 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सम्मान निधि किसी ने दी है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 6-6 हजार रुपया प्रति साल दी। और महाराष्ट्र में तो हमारी अभी की सरकार ने, देवेंद्र फडणवीस जी ने किसानों का कर्जा माफ करने का काम किया। उनको मैं बहुत, यही नहीं, ये कह रही थी अभी थोड़ी देर पहले कि इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल में क्या हुआ, ये लाने की जरूरत क्यों पड़ी? फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल कौन है भगोड़े कि उन्होंने आर्थिक अपराध किए थे? ये इनकी सरकार के समय बैंकिंग फॉर फ्रेंड्स होता था, आज बैंकिंग फॉर पुअर पीपल एंड बैंकिंग फॉर ऑल हो रहा है। इनके समय बैंक के खाते स्विस बैंकों में इनके मित्र खोला करते थे, आज गरीब से गरीब व्यक्ति का बैंक खाता खोलने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और ये भगौड़े कौन है? अरे पूछिए अपने पुराने वित्त मंत्री से, कौन सी योजना लेकर आए थे आप लोग? हजारों करोड़ रुपए दे दिए थे आपने। अरे क्या किया आप लोगों ने? हमने कानून भी बनाए और ये जो 53,000 करोड़ रुपया लेना है उसमें से 33% लगभग 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिकवरी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नए कानून बनाकर की है। अरे उड़ा आपने दिए थे भारत के लोगों के पैसे, इसको वापस लाने का काम हमारी सरकार ने किया है। कम से कम जानकारी लीजिए बोलने से पहले। आप कहते हैं 100 करोड़ लेने वाले को 1000 करोड़ रुपया कैसे देते हो? अरे भैया तो अपने नेताओं से पूछो कैसे देते थे, कैसे देते थे पैसे। ये लोग एनपीए की बात करते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिनके पास डेमोक्रेटिक हिस्ट्री का सबसे बड़ा एनपीए है। मुझे नेता के नाम लेने की जरूरत नहीं, सबसे बड़ा एनपीए आपके पास कौन है जो परफॉर्म नहीं कर पा रहा? वर्षा जी और प्रतिभा जी थोड़ा सोचने पे मजबूर हो गई हैं। राहुल जी इधर से उधर गए हैं, ये वाले अपने, दूसरे नहीं। माननीय माननीय सभापति जी, जब आईबीसी लाए तो क्या सोच कर लाए थे, मैं उस पर जानना चाहता हूं। अब क्योंकि आईबीसी पे पूरा शुरू करते हैं। ये बड़ा सुधार का एक कार्यक्रम था और मोदी सरकार के लिए सिद्धांत सरल और शक्तिशाली था। हमने एक ऐसे नियम बनाए जहां वादों का पालन हो, पूंजी सुरक्षित हो, बिजनेस पूर्वानुमान और विश्वास के साथ चल सके। और हमने जो बिल लाए तो उस आईबीसी कोड के अंतर्गत एक एकीकृत, लेनदार अनुकूल, समयबद्ध कानून जो पुरानी उलझन, देरी और अन्याय को खत्म कर देता था वो लेकर आए थे। और आज 10 साल बाद ज्यादा अनुभव के साथ हम उसी सिद्धांत के साथ इसमें कुछ और संशोधन करने वाले ताकि और इसमें सुधार हो। और वो क्या संशोधन है अब मैं उस पर आने वाला हूं। पर आने से पहले एक व्यक्ति का नाम सभापति जी जरूर लेना पड़ेगा। मैं आपसे अनुमति इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वो सदस्य ना अब इस सदन का मेंबर है ना अब इस दुनिया में है। मैं स्वर्गीय अरुण जेटली जी का नाम लेना चाहता हूं। मुझे राजनीति में लाने वाले भी वही हैं और ये आईबीसी का कानून लाने वाले भी वही हैं। और उन्होंने जटिल नहीं, सरल कानून लेकर आए। वो सरल स्वभाव के भी थे
और इतना शानदार काम उन्होंने किया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनसे कहा था वो जीएसटी भी लाए, यहाँ पर ये आईबीसी भी लाए। और आज मैं कहना चाहता हूँ उनकी सोच क्या थी जेटली जी की, कि दिवालिये ढांचे को, खस्ता हालत को जब देखा तो उन्होंने क्या कहा कि सीका और बीएफआईआर ये सारे जितने थे इनसे एक बेहतर कानून हमें देना है। और रिफॉर्म्स के लिए उन्होंने कोई पुराना ताना बाना नहीं बुना, एक बिल्कुल नया बिल लेकर आए, एक नया ट्रैक बिछाया और देश को एक नया उपहार मोदी जी ने और जेटली जी ने दिया, जिसमें भारत अपने नए अनुबंधों को गंभीरता से लेता है, लेनदारों को सम्मान करता है और पूंजीदारों को भरोसेमंद जगह देता है। जेटली जी ने संसद में इस विधेयक को पेश करते हुए क्या कहा था कि भारत को दिवालिया संरक्षण की संस्कृति से लेनदार सशक्तिकरण की संस्कृति की ओर ले जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि बिजनेस का पुनरुत्थान ही लक्ष्य होना चाहिए, ना कि उसका विनाश। उन्होंने कहा था कि हितधारकों, लेनदार, कर्मचारी, विक्रेताओं और समाज के लिए मूल्य अधिकतम करना नैतिक और आर्थिक जरूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने बात समय सीमा पर कही थी, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा था कि हर दिन जो अनिश्चितता पैदा करेगा वो उस एसेट को उतना खत्म करता चला जाएगा और अराजकता और क्रेडिट बाजार में लाएगा। इसलिए उन्होंने प्रवेश के लिए 14 दिन तय किए थे, 180 दिन में समाधान की बात कही थी और 320 दिन में कुल सीमा रखी थी जो इसमें कानून में लिखा गया था। लेकिन आज 330 दिन नहीं, 650 दिन औसत लग रहे हैं। इस पे बिल पर संशोधन करना क्यों जरूरी माननीय सभापति जी? इसलिए मैं आ रहा हूं क्योंकि वो तो बिल पे बोली नहीं पहले। तो इसमें क्या हुआ, कहीं कोर्ट से देरी होती थी, कहीं नौकरशाही से देरी होती थी, कहीं और होता था। ये लोग अवरोध पैदा करते थे लेकिन बाजार की गति से काम नहीं करते थे। सभापति महोदय, 2016 से अब तक आईबीसी के अंतर्गत लेनदारों को 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिल चुके हैं। क्रेडिटर्स को 27,000 से ज्यादा मामले औपचारिक प्रवेश से सुलझाए जा चुके हैं। 10 लाख करोड़ रुपए जो बैड लोन्स में था उसको प्रभावशाली ढंग से ले लिया गया, यानी कि नोटिस मिलने से स्वेच्छा से ही लोगों ने पैसे दे दिए। ये डर भी पैदा हुआ या जागरूकता पैदा हुई तो नरेंद्र मोदी की सरकार आने के कारण तब जाके 10 लाख करोड़ रुपए की रिकवरी हुई और ग्रॉस एनपीए भी मात्र 2.3% पे आया और नेट एनपीए तो 0.6% रह गया। समाधान योजनाओं से लेनदारों की लिक्विडेशन वैल्यू का औसतन 171% हमें मिला है। अब रिफॉर्म एक्सप्रेस की ड्राइवर कौन बनी? ड्राइवर कोई और नहीं बनी, निर्मला सीतारमण जी बनी। क्योंकि जब हम बिल लाए उसके 2 वर्षों के बाद जेटली जी हम सबको छोड़कर चले गए। निर्मला जी को नई जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी और बहुत गंभीरता से निर्मला जी ने इस जिम्मेदारी को संभाला वित्त मंत्री के रूप में। लेकिन एक समस्या सभापति जी और आई। हम सब ने देखा कोविड का समय, दुनिया के सामने बहुत बड़ा संकट आ गया था, आर्थिक भी और जीवन पर भी। और उस समय सबसे बड़ा संकट हमारे संस्थाओं के ऊपर था, चाहे बैंक था चाहे औद्योगिक थी। उस समय आईबीसी को आए कुछ समय ही हुआ था। आईबीबीआई हो, एनसीएलटी हो या हमारे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स हो, इनको अभी उतना पैर जमाने का मौका नहीं मिला था। उससे पहले बड़ा संकट आ गया तो क्या करते? क्या उद्योग को बंद होने देते? नहीं। उस समय भी कोविड के समय प्रधानमंत्री मोदी जी लाखों करोड़ रुपए का पैकेज लेकर आए और पैकेज इस दिशा में था कि गरीब को खाना भी मिला तो उद्योगपति को मोरेटोरियम पीरियड भी मिला और लाखों करोड़ रुपया उनको 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल भी मिला और एनसीएलटी में एमएसएमई को ना लेकर जाएं तो 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपया उसको कर दिया गया। ये सारे कई तरह के बदलाव हमारी सरकार ने किए। ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हर्ष मल्होत्रा जी आज बैठे, हमारे माननीय मंत्री जी हैं। ये कोविड के समय उस समय किया गया। अगर ये कदम उस समय निर्मला जी नहीं उठाते, मैं भी उस समय वित्त राज्य मंत्री था, हम लोग उस समय नहीं उठाते मोदी जी के कहने पे, तो आज बहुत सारे उद्योग बंद हो जाते। लाखों एमएसएमई बंद होने से बचे, 2 करोड़ के लगभग लोगों का रोजगार बचा और 1,40,000 करोड़ की देनदारी जो समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाते ऋण, वो भी पैसा बचा तो नरेंद्र मोदी जी की समझदारी और उनके निर्णयों के कारण बचा है। एक मैं इसमें आपको और कहना चाहता हूं, एनसीएलटी बैंक की हमने क्षमता को बढ़ाया, आईबीबीआई की विश्व स्तर पर नियामक बनाया, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को इकोसिस्टम को विकसित किया
और सूचना उपयोगिताओं को हमने बेहतर बनाया। आईबीबीआई के लक्षित नियमों को हर चरण से हमने परिष्कृत किया। यही नहीं, पिछले 3 सालों में सब स्टेक होल्डर से बातचीत करने के बाद अब हमारी सिलेक्ट कमेटी ने बहुत शानदार काम करके लाए हैं। अब इसमें नए कोच कौन कौन से जुड़े हैं, क्योंकि हम रिफॉर्म एक्सप्रेस ट्रेन की बात कर रहे हैं, ड्राइवर सीट पे निर्मला जी, तो कोच कौन कौन जोड़े गए जो नए रिफॉर्म्स के माध्यम से, उस पर मैं आ रहा हूं, जो अमेंडमेंट्स हैं। इस विधेयक में जो नया रिफॉर्म एक्सप्रेस से जोड़ा गया वो है क्रेडिटर इनिशिएटेड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, CIIRP, इंडियाज आउट ऑफ कोर्ट रेजोल्यूशन, यानी कि हम न्यायालय जाने से पहले उसका समाधान बाहर कैसे कर सकें। माननीय सभापति जी, दुनिया भर के जो बड़े बड़े देश हैं, जैसे यूके होगा, यूएसए हो गया, EU हो गया, जहां पर दिवालियेपन को लेकर बहुत अच्छे कानून बने हैं, वहां पर इस तरह का प्रावधान है। और आज भारत उन प्रावधानों के बराबर वहां पर लाकर खड़ा कर दिया। एक बहुत बड़ा बदलाव यहां पर लेकर आए हैं। देखिए, आज दिवालियापन जब होता है उसके समाधान के लिए क्या करना पड़ता है। एक मध्यम वर्ग का अगर कॉर्पोरेट होगा या छोटा होगा, कितना भी छोटा हो, सौगत राय जी, उसको कहां जाना पड़ता है। सरल सहमति वाला भी हो तब भी उनको NCLT के थ्रू जाना पड़ता है। NCLT की बेंचें बहुत मेहनत करें तब भी 20,000 केसेस पेंडिंग है। 330 दिन की बजाय 650 दिन लग रहे हैं। तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होगा तो क्या होगा। ये जो नया अध्याय 4A जोड़ा गया है, इससे पूरी व्यवस्था बदल जाएगी। जहां मुख्य कर्ज नियंत्रित वित्तीय संस्थानों के पास है, अब समाधान प्रक्रिया बिना NCLT के फाइलिंग के शुरू, चलाई और पूरी की जा सकती है। जब तक समाधान योजना तैयार ना हो, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, जो RP जिसको हम कहते हैं, पब्लिक नोटिस जारी कर सकता है। कंपनी का मैनेजमेंट बिजनेस चला सकता है। लेनदार और मैनेजमेंट 150 दिन में योजना बना सकते हैं। अगर योजना बन गई तो NCLT मंजूरी देता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं बनी तो सामान्य CIRP में बदल जाती है। ये तेज और सस्ता है, गोपनीय है और बेहतर है, और NCLT की पब्लिक सुनवाई होने वाली परेशानी कम करता है। सभापति महोदय, ये तरीका आज दुनिया के बेस्ट प्रैक्टिसेस के बराबर है और इसको लेकर आए, इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं। इससे एक नई जो एक्सप्रेस लाइन जो जुड़ी है वो भीड़-भाड़ वाले इलाके यानी कि कोट-कूट में जाने का छूट जाएगा और मुख्य लाइन को बाईपास करके जुड़ जाएगी। इसमें एक और जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसमें सुरक्षा के साथ साथ कर्जदार को 30 दिन का समय भी मिलता है जवाब देने का। प्रक्रिया शुरू होने से 30 दिन में NCLT में वो चुनौती दे सकता है। वैकल्पिक मॉरिटोरियम संपत्ति की रक्षा करता है। अगर मैनेजमेंट सहयोग नहीं करता तो रुकावट डालता है तो NCLT में पूर्ण CIRP में इसको बदल सकता है और जवाबदेही से अब कोई नहीं बच सकता। यानी कि जो न्यायालय है, जो हमारी जुडिशरी है, वो भी अब जवाबदेही से, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल COC कोई भी अब जवाबदेही से नहीं बच सकता। जो कोच 2 जो डिब्बा इसमें जुड़ा है वो है पूरे ग्रुप के लिए एक ट्रेन, ग्रुप इंसॉल्वेंसी, 1 ट्रेन फॉर द एंटायर ग्रुप। भारत में जो बड़ी बड़ी कंपनी है उसकी ग्रुप होल्डिंग होती है, जैसे होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी हो गई, एसोसिएट कंपनी हो गई, सिस्टर कंसर्न्स हो गए। लेकिन IBC जो है हर कंपनी को अलग अलग मानता था सभापति जी। अब अलग अलग NCLT में उसको ले जाना पड़ता था, अलग अलग क्रेडिटर्स कमेटी होती थी, अलग अलग रेजोल्यूशनल प्रोफेशनल होते थे। इससे उलझन भी होती थी, समय भी नष्ट होता था, मूल्य भी नष्ट होता था, फॉर्म शॉपिंग होती थी। नया सेक्शन 59A इज अ गेम चेंजर, ये बिल्कुल परिवर्तन ले आएगा। केंद्र सरकार को ग्रुप कंपनियों को ग्रुप इंसॉल्वेंसी बनाने का अधिकार देता है। एक ही NCLT बेंच होगी, ग्रुप COC होगा, ग्रुप कोऑर्डिनेटर होगा और अलग अलग COC को बीच एक बाध्यकारी समन्वय समझौते होंगे। सभापति महोदय, एक उदाहरण देता हूं, वीडियोकॉन इंडस्ट्री का नाम आपकी अनुमति से ले रहा हूं, क्योंकि उनके भी 15 कंपनियों का दिवालिया हुआ, बहुत मुश्किल आई, सबसे जटिल और मूल्य नाशक हुआ। इनके कंपनियों की भद पिट गई, मूल्य खत्म हो गए, बैंकों का नुकसान हो गया। कानून था लेकिन थोड़ी थोड़ी त्रुटियां रह गई थी, उसके कारण भी नुकसान हुआ। फिर एक जेट एयरवेज जो एयरलाइन चलती थी उसका विदेशों में एसेट थे, तो हमारे पुराने कानून में उसमें प्रावधान ना के बराबर थे, तो उसमें बहुत जटिलता थी, मुश्किल भी आई।
अब नया ढांचा इन समस्याओं का समाधान दे रहा है। कोच 3 जो जोड़ा गया, मेरे 10 मिनट और मैं पूरा कर रहा हूं, अपने टाइम में पूरा कर लूंगा। अब भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी पे काम करेगा। इसमें क्या है, भारतीय कंपनियां जो दुनिया भर में काम करती है, उनकी संपत्ति, कारोबार, कर्मचारी दुनिया भर में है, लेनदार भी दुनिया भर में है, विदेशी कंपनियां भारत में है। जब क्रॉस बॉर्डर दिवालिया होता है तो उसमें पुराने आईबीसी में दम उतना नहीं था। कौन सा देश नियंत्रण होगा, कौन सा कोर्ट फैसला लेगा, ये सब इसमें प्रश्न चिन्ह थे। विदेश से संपत्तियां कैसी लाई जाएगी, आज तक मुश्किल आ रही है। नया सेक्शन 240C जो इसमें जोड़ा गया है, वो सरकार को इसमें अधिकार देता है, जिसमें संसद की पूरी निगरानी होगी। नियम अधिसूचना से पहले सदन दोनों सदनों में रखे जाएंगे। भारत को यूनिक ट्रायल मॉडल लॉ जो है उसका जोड़ता है। दिस इज इंडिया टिकट टू द ग्लोबल इंसॉल्वेंसी एक्सप्रेस। ये विदेशी लेनदारों को कहता है, सभापति जी, विदेशी लेनदारों को कहता है आपके हित भारत के कोर्ट में सुरक्षित है, और विदेशी कोर्ट को कहता है भारत भरोसेमंद साझेदार है। विदेशी निवेशकों को कहता है भारत का कानूनी ढांचा विश्व स्तर का है। और जो चौथा कोच इसमें जुड़ने जा रहा है, अ क्लीन स्टेट प्रिंसिपल, अ गारंटीड फर्स्ट स्टार्ट। सभापति महोदय, रेजोल्यूशन अप्लाई करने वाली सबसे बड़ी बाधा पुरानी कानूनी दावों की अनिश्चितता थी। योजना, समाधान योजना मंजूर हो जाती थी, नया मालिक आता था, फिर टैक्स विभाग आता था, फिर नए नए नोटिस आते थे। यानी कि आपको सब कुछ मिल जाने के बाद भी, नए मालिक का कोई कसूर होने के बावजूद भी सारी एजेंसियां उसके पीछे पड़ जाती थी। सुप्रीम कोर्ट के क्लीन स्लेट मिल जाने के बाद भी कानून में अस्पष्टता थी। अब उसमें स्पष्टता लेकर आए। अब जो नया मालिक होगा उसको क्लीन स्लेट, सारे पिछले सब देनदारियों से उसको मुक्ति मिलेगी। नए खरीदार को तो मिलेगी मुक्ति, लेकिन जो व्यक्ति है वो अभी भी जवाबदेह रहेगा। पुराने प्रमोटर, गारंटर, संयुक्त दायित्व वाले लोग अपने कृत्य के प्रति जवाबदेह रहेंगे। क्लीन स्लेट कंपनी को मिलेगी, व्यक्ति को नहीं। यानी कि अब चोरी चकारी करके भागेंगे तो उनको जवाब तो देना पड़ेगा, लेकिन नए लेने वाले को आसानी से काम करने का, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मिलेगा। 5वां कोच जो जुड़ता है, सीओसी अब ड्राइविंग सीट पर है। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स के बारे में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए, और मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं इसकी भी जांच करनी चाहिए कि कितने रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स की आय किताबों में और गैर किताबों में कितने गुना ज्यादा बढ़ गई पिछले कुछ सालों में। अनैतिक कृत्यों में अगर कोई संलिप्त थे तो उनके ऊपर भी ध्यान जरूर देना चाहिए। संपत्ति सस्ते में बिक जाए, मजदूर नौकरी खोते रहें, विक्रेता अपना पैसा खोते रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले लिक्विडेशन में जवाबदेही कम, संपत्ति बिक्री धीमी, लेनदारों की भागीदारी न्यूनतम थी। अब जो विधेयक लिक्विडेशन पूरी तरह बदल देता है, इसमें कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को CIRP के दौरान कंपनी की अच्छी जानकारी हो जाती है। अब वो देखरेख उसकी कर सकती है, इसलिए COC को बहुत ताकत इसमें दी है। वो लिक्विडेटर नियुक्त कर सकती है, बदल सकती है, कमर्शियल डिसीजन ले सकती है, और 180 दिन की जो समय सीमा है उसमें 90 दिन बढ़ाई जा सकती है। इस प्रक्रिया में सालों साल की बजाय सीमित समय में अपना काम पूरा करेगी। RP ऑटोमेटिक लिक्विडेटर नियम खत्म कर दिया गया है। COC लिक्विडेटर का प्रस्ताव देगी, चाहे RP हो या कोई और योग्य प्रोफेशनल हो। RP को योजना अनुपालन ना करने के कारण खारिज हुई तो लिक्विडेटर नहीं बन सकता। जवाबदेही साफ है, अब COC को पूरे अधिकार दे दिए। कोच 6वां जो जोड़ा गया है, भागने के रास्ते बंद कर दिए हैं। दिवालियेपन से पहले संपत्ति हड़पना पुराने प्रमोटर्स का पुराना खेल था। संपत्ति संबंधित पार्टियों को ट्रांसफर कर देना, कम मूल्य पर बेच देना, जुड़े लेनदार से महंगा कर्ज ले लेना। जब लेनदार आता था तो मूल्यवान संपत्ति गायब हो जाती थी। अब IBC में सेक्शन 30, जो पहले 30 से सेक्शन 43 to 50 ये अवॉइडेंस प्रावधान थे, लेकिन लुक बैक पीरियड की कमजोरी थी। ये इंसॉल्वेंसी शुरू होने की तारीख NCLT प्रवेश से चलता था। प्रमोटर प्रवेश में देरी या खारिजी का अंदेशा होने पर
लुक बैक पीरियड को छोटा कर देते थे। लेकिन सभापति जी, अब इस विधायक के हमने वो सारे रास्ते बंद कर दिए। अब लुक बैक पीरियड आवेदन दाखिल होने की तारीख से ही चलेगा। समय सीमा में छेड़छाड़ बंद हो जाएगी। अगर आरपी या लिक्विडेटर अवॉइडेंस क्लेम नहीं लेता तो लेनदार, सदस्य और पार्टनर सीधे एनसीएलटी जा सकता है और जवाबदेही सभी तक पहुंच गई है। सबको इसके अंतर्गत लाया गया। कोच 7वां जो है, अब ना देरी ना विवेकाधीन, नो मोर डिलेज, नो मोर डिस्क्रिशन। हमने डिस्क्रिशन, आपको याद होगा, हम लोग पहले केंद्रीय विद्यालय में बच्चों के दाखिले के लिए भी देते थे, हमने वो भी बंद कर दिए ताकि पारदर्शिता आए। जो काबिल है उसको उसका हक मिले। डिस्क्रिशन यहां पे भी खत्म की है। नरेंद्र मोदी की सरकार ट्रांसपेरेंसी में विश्वास करती है और डिस्क्रिशन खत्म करने का काम करती है। यहां पर 14 दिन की कानूनी सीमा नियमित रूप से टूट जाती थी। एनसीएलटी में प्रवेश एंट्री जो थी, सालों साल तक ये पेंडिंग रहती थी। अब ये डिस्क्रिशन लॉ को खत्म कर दिया गया। नया सेक्शन 75 की व्याख्या में 1 में लिखा गया है कि अब कोई और आधार नहीं देखा जाएगा, आपको इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। व्याख्या 2 कहती कि सूचना उपयोगिता द्वारा प्रमाणित डिफॉल्ट रिकॉर्ड पर्याप्त है। इससे संस्थागत वित्तीय लेन देन के प्रवेश तेज हो जाएंगे और अब जवाबदेही न्यायपालिका तक पहुंच गई, उनको करना पड़ेगा। आखिरी डिब्बा जोड़ने वाला हूं, 8वां। सरकारी बकाया और वैधानिक शुल्क सभी के लिए स्पष्टता कर दी गई है। अनपेड टैक्स का वैधानिक चार्ज आईबीसी में सिक्योरिटी इंटरेस्ट माना जाएगा। क्या सरकार इससे ऊंची प्राथमिकता मिलेगी? रेनबो पेपर्स के केस में मैम, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने अनिश्चितता पैदा कर दी थी। आईबीसी के बाजार निर्धारित प्राथमिकता के उद्देश्य से टकराता था। अब आईबीसी में सिक्योरिटी इंटरेस्ट केवल पार्टियों के आपसी समझौते से ही बनता है, कानून की स्वतंत्रता कार्रवाई से नहीं। सरकारी बकाया सेक्शन 53 वाटरफॉल के अनुसार बटेगा। पिछले 2 साल के बकाये को निर्धारित प्राथमिकता और बाकी को कम प्राथमिकता, कोई वैधानिक चार्ज आईबीसी से ऊंचा दावा नहीं बन सकता। ये सारे काम हमने इस दिशा में किए। एक आखिरी आंकड़ा मैं आपके देके अपनी बात को समाप्त करने वाला हूं। हमने जहां एनपीएस को भी कम किया, हमने फिस्कल डेफिसिट को भी कम किया, हमने भारत में निवेश को भी बढ़ाया, हमने एसेट क्वालिटी रिव्यू किया, सारे बैंकों को मुनाफे में पहुंचाया। अगर आप देखें, क्रेडिटर्स रिकवरी रेट 2016 से पहले सिंगल डिजिट से भी कम था, आज वो 32.76% है। एवरेज रेजोल्यूशन टाइम 15 साल लगते थे, 10 से 15 साल, आज 650 दिन है। प्री एडमिशन सेटलमेंट्स कोई मैकेनिज्म ही नहीं था, आज 10 लाख करोड़ की सेटलमेंट हमने की है। क्रेडिटर रियलाइजेशन पहले 0 के लगभग थी, आज 4 लाख करोड़ से ज़्यादा है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल पहले थे ही नहीं, अब 4 लाख, अब 4576 के लगभग है। 63 जज हमने नियुक्त किए हैं। अब हमने बहुत कुछ जो हासिल किया है, इसमें अगर आप देखेंगे बैंकों में क्या सुधार हुआ, 3 गुना ज़्यादा इसमें निवेश भी हुआ, क्रेडिट डिपॉजिट हुआ और क्रेडिट भी 3 गुना ज़्यादा देने का काम हुआ। यही नहीं, हमने विदेशों से पैसा भी वापस लेकर आए और जो मॉरिटोरियम की बात कही मैंने, हमने वो भी कर दिया है। एक आखिरी बात जो, क्योंकि बहनों की बात कही गई कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में क्या किया, महिला सांसद थी, शायद वो भूल गई। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। माननीय गिरिराज सिंह जी यहाँ पर हैं। ये जब मंत्री, इनका पिछला विभाग जो था, उसमें भी लखपति दीदी पे जो काम किया गया वो आज तक किसी सरकार ने नहीं सोचा। आज 9 करोड़ से ज्यादा बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप से साथ जुड़ी हैं। 10 करोड़ से ज्यादा बहनें और लगभग 2 करोड़ बहनें अब लखपति दीदी देश में बन गई हैं। ये नरेंद्र मोदी की सरकार के कारण है। 20 लाख रुपए तक सेल्फ हेल्प ग्रुप को अब बगैर किसी गारंटी के हमारी सरकार ने देना शुरू कर दिया है। स्टैंड अप इंडिया योजना और मुद्रा में सबसे बड़ा लाभ महिलाओं को देश में मिला है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि 33% आरक्षण संसद में भी और विधानसभा में भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा, ये रिफॉर्म एक्सप्रेस और तेजी के साथ चलेगी। ये आईबीसी अमेंडमेंट 225 बिल, ये जो आज लाया गया है, इससे बहुत बड़ी समस्याओं का समाधान होगा। कांग्रेस से मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आपके समय बैड लोन्स की रिकवरी कितनी थी, जरा अंदर झांक कर देखिए। क्रोनिक कैपिटलिज्म को आप बल देते थे, उसका खेल खेलते थे और भारतीय अर्थव्यवस्था को
कि जड़ में मट्ठे डालने और इसे पुनर्मूर्छिको भवा करने का काम आप करते थे। आपके समय सारे सिस्टम फेल हो गए थे, बैंकों को आपने फेल करने के रूप में खड़ा कर दिया था। हमारी सरकार ने आईबीसी लाने के बाद बैंकों को मुनाफे में लाकर खड़ा कर दिया है और रिकॉर्ड मुनाफे में पहुंचाया है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि देश हित में, निवेशकों के हित में, क्रेडिटर्स के हित में, ऋणदाताओं के हित में और जो हमारे उद्योगपति हैं उनके हित में भी इस बिल को लाए हैं। इसके बहुत बहुत बधाई। ऐतिहासिक बिल को लाने के लिए आपका मैं धन्यवाद करता हूं।